सुधांशु जी, मैं वही सवाल पर वापस आना चाह रही थी कि जब हम देखते हैं कि एक तरफ इस पूरे इलाके में अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का जो रवैया है, चीन का जो रवैया है, क्या उसको भी एक संकेत मिलेगा? क्या अमेरिका भी ये जानता है कि चीन को उसकी हद में रखना है तो हिंदुस्तान के साथ इस तरह का एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा सकता है? अंजना जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं ऐसे ही एक रोचक तथ्य भी दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि ये जो होटल द विलार्ड है, जहां पर आज मोदी जी रुके हैं, इसके बारे में एक धारणा यह भी है कि जो पॉलिटिक्स में लॉबिंग शब्द का प्रयोग होता है, वो एक बड़े फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1870 के आसपास, शायद यूलिसेस ग्रांट, वो इस होटल की लॉबी में आकर बैठ जाया करते थे। चूंकि इसमें वॉशिंगटन में बहुत सी अंडरग्राउंड टनल्स भी हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने की, तो वहां पे तमाम कंपनीज के लोग आने लगे थे और उनसे मिलकर अपनी बातें करवाने लगे थे। उस लॉबी वर्ड से ही लॉबिंग शब्द की उत्पत्ति इसी विलार्ड होटल से हुई। आज कितनी बड़े परिवर्तन का समय है कि 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ आज मोदी जी से उसी होटल में मिल रहे हैं। यानी एक प्रकार से परोक्ष रूप में लॉबिंग है भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। ये भारत के प्रति एक बदलते नजरिए और बदलते रुचि का परिचय। अब मैं आता हूं अफगानिस्तान। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चूंकि आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा, लेकिन चूंकि आपने होटल विलार्ड और उसके इतिहास को जरा छेड़ा है, तो कैमरे के साथ अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं, क्योंकि ये वाकई एक ऐतिहासिक होटल है और जो भी यहाँ पर आता है वो हमेशा जिस शब्द का आपने जिक्र किया कि लॉबिंग, और कैसे एक पावर सेंटर के तौर पर हमेशा रहा है अमेरिका में, उसका नजारा हम अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। और यहाँ जैसे हमने आपको बताया सीक्रेट सर्विस के लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा नजारा इस पूरे होटल का है। और सुधांशु जी, अलग अलग मीडिया सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम जरा दिखा दें कि ये जो हिस्सा है होटल विलार्ड का, ये सबसे ऐतिहासिक कोर्टयार्ड के तौर पर इसको आप कह सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि आपने नाम ले लिया तो मैं भी चाह रही थी कि अपने दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि जब ये जो पूरा नजारा है ये विलार्ड सेंटर का, दिखाइए, ये होटल विलार्ड का पूरा सेंटर है। और जिस हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की आप बात कर रहे थे, वाकई एक पावर सेंटर के तौर पर उसे देखा जाता है। और इसी होटल विलार्ड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं टॉप सीईओ से। 5 ऐसे टॉप सीईओ जिनका नाम आप देखिए, आप ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां जिनका रियल एस्टेट में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट वो कर सकती हैं, ऐसी कंपनियों के सीईओ के साथ आज पीएम की मुलाकात है। और इसी विलार्ड होटल का, जिसके इतिहास की बात आप कर रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि जरा दर्शकों को अपने दिखा दे। ये देखिए, ये वो पूरा भव्य कोर्टयार्ड है इस होटल का। ये कोर्टयार्ड आप जो देख रहे हैं, ये भव्य कोर्टयार्ड है इस होटल विलार्ड का, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद है। हिस्टोरिकली जबरदस्त सिग्निफिकेंस है और इसीलिए जब सीईओज के साथ मुलाकात हो, हालांकि यहाँ के बाद सुधांशु जी आइजनहावर टावर जाएंगे पीएम, क्योंकि आइजनहावर टावर में ही वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से उनकी मुलाकात है। लेकिन हर सीईओ को जो उन्हें 15-15 मिनट का टाइम दिया है, वो इसी हिस्टोरिक होटल से है। आप अपनी बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। अब देखिए, जो आपने अफगानिस्तान का विषय छेड़ा था, वहां पे मैं कहना चाहूंगा कि यह भारत और अमेरिका दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी सुरक्षा से सीधा संबंधित है, चूंकि हमारी पश्चिमी सीमा के आसपास यदि इस प्रकार की शक्तियां सक्रिय होती हैं तो हमारे लिए एक चुनौती है। अमेरिका की दृष्टि से देखें तो आज अफगानिस्तान के एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ ईरान के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। पाकिस्तान पर आज अमेरिका के मुकाबले चाइना का प्रभाव कहीं बढ़ता जा रहा है और तालिबान की गवर्नमेंट को जिस ढंग से चाइना मान्यता देकर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, यदि इन तीनों जगहों पर अमेरिका के संबंध खराब होते हैं तो फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ के मुहाने के ऊपर, जो कि यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार करने का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां पर अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन यानी रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए यह अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से हट जाने के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत की सुरक्षा के लिए। और मैं अंत में एक बात और भी कहना चाहूंगा कि मुझे ध्यान आता है कि 31 दिसंबर 1999 को, उस समय जब प्रेसिडेंट क्लिंटन से को सीएनएन ने इंटरव्यू दिया था, तो उनसे पूछा गया था कि 20वीं शताब्दी में अमेरिका आर्थिक शक्ति रहा, 21वीं शताब्दी में आप भविष्य क्या देखते हैं? तो उन्होंने कहा, हम 20वीं शताब्दी में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति रहे, 21वीं में भी रहेंगे। पर भारत और चीन 2 देशों का नाम लिया था, उसमें विशेष रूप से उन्होंने कहा था, भारत में मुझे बहुत संभावनाएं दिखती हैं।
और उसके बाद आप याद करिए जब प्रेसिडेंट बुश रहे तो उन्होंने कहा कि इंडिया कैन बी अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड चाइना कैन बी अवर स्ट्रेटेजिक कंपटीटर। उसके बाद ओबामा ने यह कहा कि इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज। और ट्रंप के जमाने में क्या हुआ वो सबको दिखाई पड़ रहा है। और आज जो बाइडेन के जमाने में जिस ढंग की गर्मजोशी आई है तो यह कहीं ना कहीं दिखा रही है कि ये दोनों देशों के बीच में एक तारतम्य जो पिछले 2 दशकों में डेवलप हुआ है, मोदी जी ने उसको एक नए आयाम तक पहुंचाने का काम किया है। अब देखिए एक और भी आपको बात बताता हूं। जैसे आपने कहा कि विलर्ड के बाद आइजनहावर टावर जाएंगे। अब यहां पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यहां जितने विशेषज्ञ बैठे हैं उनको भी ध्यान होगा, आइजनहावर के जमाने से भी एक नई चीज अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने 1957 में एक आइजनहावर डॉक्ट्रिन दिया था जिसमें यह था कि जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन दुनिया में हो रहा है उसको चेक करने के लिए किस ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और कहा गया था जो जो कंट्री अपने यहां कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। और आपको ध्यान हो आइजनहावर प्लान के तहत सबसे पहले अमेरिकी सहायता लेने वाला देश पाकिस्तान था। और देखिए उस समय किया था और आज पाकिस्तान कितना बड़ा सरदर्द बन गया। तो मेरा मानना है अगर विलार्ड का अपनी जगह महत्व है तो आइजनहावर टावर भी हमें कुछ याद दिलाता है। तो मेरे विचार से पुरानी जो चीजें हैं उनसे सीख लेकर अमेरिका और दोनों ही देश और बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगे। और हमारा उद्देश्य यहां किसी भी कंट्री के साथ कोई कंपटीशन करना या प्रतिस्पर्धा नहीं है, परंतु भारत की तो स्थिति एकदम भिन्न रही है। मैं अंत में एक बात और भी कहना चाहूंगा अंजना जी, देखिए अमेरिका के ओरिजिनल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। क्योंकि कोलंबस यहां पे बाई एक्सीडेंट उतर गया था क्योंकि वो इंडिया की खोज में था। इसका अर्थ क्या हुआ कि नियति का कोई कनेक्शन था अमेरिका और भारत के बीच में, खोजने तो गया था इंडिया को और उतर गया अमेरिका में। इसीलिए आज तक वहां वेस्ट इंडीज भी है और वहां इंडियन रेड इंडियन वहां के मूल निवासी कहलाते हैं। तो इंडियन का कनेक्शन तो अमेरिका की खोज के पहले से ही इस धरती से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प तरीके से आपने पूरी बात रखी, लेकिन यह भी है कि आज पूरा विश्व हिंदुस्तान को खोज रहा है जब उसे इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी रणनीति अपनी कूटनीति डिसाइड करनी है। और यही महत्व है हिंदुस्तान का। जल्दी से मैं संजय पुरी आपके पास अब आना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल बहस में घुसूं। जल्दी से एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट जब आप देख रहे हैं इन मीट्स को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, क्योंकि पोस्ट कोविड हर कंट्री अपनी रिकवरी को देख रहा है कि कैसे वो बेहतर कर सके, कैसे अर्थव्यवस्था में जान फूंक सके। पीएम आज इन टॉप सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। आपकी नजर सबसे ज्यादा किस पर है? क्योंकि अडोबी के भी सीईओ है, ब्लैकस्टोन, तमाम बड़ी बड़ी फर्स्ट सोलर ऐसी कंपनियां हैं जिनके सीईओ के साथ पीएम मिल रहे हैं। मिस्टर पुरी, ये सारे सीईओज बहुत सिलेक्टेड सीईओज हैं। इनके पीछे बैकग्राउंड है। जैसे अगर आप देखें कॉलकॉम, इंडिया चाहता है कि हाई एंड इंजीनियरिंग सेल फोन्स और वो सब, कॉलकॉम चिप्स बनाता है। आजकल चिप्स की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है। तो कॉलकॉम को बुलाया गया है। जनरल एटॉमिक्स एक डिफेंस और इंजीनियरिंग कंपनी है, इंडिया में मेक इन इंडिया का है, और उसको बुलाया गया है। ब्लैकस्टोन बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी फर्म है, इंडिया को इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो और अडोबी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जिसमें इंडिया की ऑलरेडी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो ये इसलिए इन लोगों को बुलाया गया है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है मैम। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी सीईओ को बुलाएगा, ये सिलेक्टेड सीईओ है कि तुम इंडिविजुअल मीटिंग हो। जनरली 25 सीईओ साथ में होता है तो फोटो ऑप हो जाता है। ये होगा कि आपको क्या चाहिए, किस किस्म की प्रॉब्लम है। मैं लौटूंगी आपके पास।